नाज़रीन आदाब, आईने हिंद से मुताल्लिक़ ख़ास प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। मैं आपका मेज़बान अतहर सईद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है अक़लियतों के हुकूक़। नाज़रीन, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है जिसका अपना निज़ाम है, अपना आइन है, अपना क़वानीन है और अपने हुकूक़ हैं इसके शहरियों के। मुख्तलिफ़ क़स्म की कौमें यहाँ पर रहती हैं और सदियों से रहती आई हैं। उनके अपने रिवाज हैं, अपने उसूल हैं, अपने अंदाज़ हैं, लेकिन अक़लियतों के हुकूक़ क्या हैं वो आज हम इस शुमारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अक़लियतों के हुकूक़ किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं और क़ानूनी तौर पर उन्हें किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। नाज़रीन, हमारे आइन ने अक़लियतों को मुख्तलिफ़ क़स्म के हुकूक़ दिए हैं, मुख्तलिफ़ क़स्म के क़वानीन के ज़रिए उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है, तालीम के शोबे में, माशी तौर पर और दूसरी तरह की किस तरह की सहूलियात फ़राहम हैं। आइए देखते हैं बहुत ही तफसील से। इस वक्त मुल्क में अक़लियतों की 20% से ज्यादा आबादी है, लेकिन इनमें से कुछ गुर्बत और पसमानदगी की सबब मुल्क की मेन स्ट्रीम यानी कौमी धारे से बहुत पीछे रह गई है, जिसे कौमी धारे में शामिल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ये रियासती और मरकजी दोनों सतह पर जारी है, लेकिन किन्हीं वजूहात की बिना पर इन मसाइल पर पूरी तवज्जो नहीं दी जा पाती, जिसकी वजह से अक़लियतों के लिए बनाए गए मंसूबों और प्रोग्रामों पर असरदार ढंग से अमल नहीं हो पाता। हिंदुस्तान एक सेक्युलर और जमहूरी मुल्क है। यहाँ ज़बान, सक़ाफ़त और मजहब की बुनियाद पर किसी से तासुब नहीं बरता जा सकता। आईने हिंद के आर्टिकल 29 और 30 में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही गई है। आर्टिकल 29 कहता है कि हिंदुस्तान में सभी को अपने मजहब, ज़बान और सक़ाफ़त पर अमल करने की पूरी आज़ादी है। वो इसे महफूज रख सकता है। किसी को कभी ज़बान या मजहब की बुनियाद पर किसी तालीमी इदारे में दाखिले से नहीं रोका जा सकता। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ानून काम करता है। आइन में किस तरह की सहूलियात उनको फ़राहम की गई हैं। अक़लियतें हिंदुस्तान में इस जमहूरी निज़ाम में किस तरह से खुली हवा में सांस ले सकती हैं, किस तरह से हुकूमत की मुख्तलिफ़ क़स्म की स्कीमों का फ़ायदा उठा सकती हैं, मुख्तलिफ़ क़स्म के क़ानून का फ़ायदा उठा सकती हैं। बहुत ही तफसील से हमने जाना और देखा कि किस तरह से क़ानून उनके हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करता है, पासबानी करता है, निगरानी करता है और ज़िम्मेदारी लेता है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ तहज़ीब के लोग रहा करते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहा करते हैं और पूरी आज़ादी के साथ रहा करते हैं। अक़लियतें भी यहाँ पर पूरे हक़ के साथ रहती हैं, चूँकि आइन हिंद ने उनके लिए बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ाम किए हैं, बहुत सारी सहूलियात दी हैं, बहुत सारी स्कीमें दी हैं जिनका इस्तिफ़ादा वो करते आए हैं। लेकिन इस मौजू पर यानी अक़लियतों के हुकूक़, इस मौजू पर बहुत ही तफसील से जानते हैं कि क़ानून क्या कहता है। माहिर क़ानून ज़ेड के फैज़ान साहब हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिज़वी। आइए देखते हैं। अक़लियतों के मसाइल पर हमारा प्रोग्राम जारी है। इस सिलसिले में हम बात करने के लिए आज जेड के फैज़ान साहब के साथ मौजूद हैं। जेड के फैज़ान साहब, आज मुल्क में पूरी अक़लियत अपने मसाइल से घिरी हुई है, लेकिन हमारे आइन में उनके हुकूक़ दिए गए हैं। वो क्या हुकूक़ हैं कि जिनसे मसाइल से बाहर निकला जा सकता है? देखिए, अक़लियतों के मसाइल तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर है। हिंदुस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर अक़लियतों को आज़ादी के बाद काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान का जो आइन बना और उसमें 1950 में नाफिज़ हुआ, तो उसमें बुनियादी तौर पर जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं वो तो सारे सिटीज़न्स के लिए हैं, लेकिन अक़लियतों के लिए ख़ास तौर पर आर्टिकल 29 और 30 कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। आर्टिकल 29 में और 30 के अंदर उनके कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो मसाइल हैं उनसे नबरदाज़मा होने के लिए, और दूसरी है कि एडमिशन्स वगैरह में कोई जो 29 का जो दूसरा हिस्सा है उसमें एडमिशन्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम न हो, मतलब रिलीजन की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर आप किसी को मना नहीं कर सकते। जो इंस्टीट्यूशंस हैं
और 29 का जो 1 है उसमें ये है कि कल्चरल की बुनियाद कल्चरल जो माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अपने राइट्स को प्रिजर्व करने का पूरा हक हासिल है, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 30 जो है उसके अंदर ख़ास तौर पर ये लिखा हुआ है, उसकी जो लैंग्वेज है एग्जैक्टली वो ये है कि द माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस। और दूसरा जो उसका क्लास है 30 का, आर्टिकल 30 का 2 क्लास, उसमें यह है कि जब सरकार इन अदारों को इमदाद देगी तो इस बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि ये अदारे जो हैं वो किसी अक़लियत के हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, चाहे किसी तरह की माइनॉरिटी हो, कोई इम्तियाज़ उसमें नहीं बरता जाएगा। तो ये जो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 और 30, बुनियादी तौर पर एक्सक्लूसिवली अक़लियतों के लिए हैं और अक़लियतों को इससे बहुत प्रोटेक्शन मिला हुआ। अलग बात है कि अभी जो आर्टिकल 30 है उसका एक तरह से अलीगढ़ के ताल्लुक़ से, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मसला कोर्ट के सामने आया और जो इंटरप्रिटेशन हुआ अजीज़ बादशाह केस में, और उसके बाद फिर वो आर्टिकल 30 अजीज़ बादशाह केस में जो कुछ भी आया था और यूनिवर्सिटी का अक़लती किरदार वो ख़त्म हो गया था, तो एक लंबी लड़ाई अलीगढ़ के लोगों ने लड़ी और 15-16 साल की लड़ाई के बाद जो है 1980 में पार्लियामेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट आया, बिल आया, पास हुआ, एक्ट बना, और उसमें हमने ये मान लिया, अक़लियतों ने ये माना, और मैं एक वकील की हैसियत से मानता हूँ कि वो जो अमेंडमेंट हुआ था दैट वाज सफिशिएंट। तो आज की तारीख़ में एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 30 के अंदर कहना चाहिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं, द मैटर इज स्टिल पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट नाउ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द आए। और हमने बल्कि कहा भी है वहाँ के वाइस चांसलर से और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं कि भाई इसको कोशिश कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको लगवाइए कोर्ट के सामने मेंशन करके, ताकि एक जो तलवार लटक रही है वो ख़त्म हो, एक चीज़ सामने आए। तो अगर वो आर्टिकल 30 का ये इंटरप्रिटेशन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में अगर मान लिया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आप अदालतें तो कायम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं, लेकिन आप मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में कायम नहीं कर सकते। इसलिए कि अजीज़ बादशाह केस के अंदर जो कहा गया था वो ये कहा गया था, जो हमने अभी लैंग्वेज आर्टिकल 30 की बताई कि द माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि चूँकि अक़लियतों ने इसको इस्टेब्लिश नहीं किया है देयरफॉर दे हैव नो राइट टू एडमिनिस्टर। अब वो एक हुआ ये कि जो डिक्शनरी में माने उन्होंने देखे, नटशेल में उसका जजमेंट ये था, तो इस्टेब्लिश के माने उन्होंने 14 माने लिए, टू फाउंड, टू क्रिएट, टू स्टार्ट, टू सेटिल, एक्स्ट्रा। उन्होंने ये कहा कि साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी जब तक कि पार्लियामेंट से एक्ट, वो सब मानते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आपने कायम किया। ज़ेड के फैज़ान साहब, अभी हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे, ज़ाहिर है वो एक मिसाल है, लेकिन अगर हम पूरा हिंदुस्तान को देखें, पूरे हिंदुस्तान को देखें, तो वो अपने हुकूक का फ़ायदा नहीं उठा पाते, चाहे वो कानूनी एतबार से हो, चाहे ये हुकूमती सतह पर हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बेदारी की कमी है या कानून न जानने की वजह से ये सब हो रहा है। आप इसको किस हद तक देखते हैं? नहीं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात मैं कर रहा था वो एक टेस्ट पॉइंट की हैसियत से कर रहा था कि वो एक टेस्ट पॉइंट बना आर्टिकल 30 को इंटरप्रेट करने में। वैसे बात तो तल्ख है, लेकिन वी टॉक अबाउट माइनॉरिटीज़ सर्टनली, या जब कोई हम पे एतराज़ भी होता है तो माइनॉरिटीज़ की बात जब होती है तो ये हार्ड फैक्ट है, लेकिन उसको मुस्लिम से ही वो किया जाता है। मेरा मानना ये है और मेरा कहना भी ये है, जो मैं देखता हूँ, शायद मेरी बात से आप इत्तेफाक करें, कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, मसलन बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ में हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये तो हमसे काफ़ी बेटर पोजीशन में है, नंबर 1। और नंबर 2, वो कुछ इस मामले में काफ़ी जिसको कहते हैं हिंदी में बेहतर वर्ड होगा कि जागृत इसके अंदर हैं, जागरूक, और वहाँ पर वो ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हम रह जा रहे हैं। तो मुसलमानों के ताल्लुक़ से मेरा कहना ये है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको आगे आना चाहिए और उनको माइनॉरिटीज़ राइट्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने साइन किए हैं उनके लड़ना चाहिए, ये मेरा कहना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो सामने आई उसके बाद से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अक़लियतों में बेदारी पैदा हुई है, वो अपने हुकूक को लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत भी इस पर ताउन कर रही है। आपको क्या लगता है कि कुछ चेंज आया है? नहीं, चेंज तो बहुत कुछ आया है।
सर्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस कोई नई नहीं है, ना कोई इसमें नई बात कही गई फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन क्या है कि एक कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दे दी और कमेटी ने कह दिया कि मुसलमान कहाँ पर खड़े हैं। मुसलमानों के बारे में दलितों से बहुत पीछे हैं, दलितों से बहुत पीछे हैं। मैं तो आपसे अर्ज़ कर दूं कि मैं बहुत इस जुमले से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये है कि अगर हम खड़े नहीं हुए और हमने कोशिश नहीं की, आगे नहीं देखा, तो हम दलितों से बहुत पीछे चले जाएंगे। हम तो खाली माकलतियों के ताल्लुक़ से मैं अलीगढ़ में उस दिन था तो मैंने ये बात कही कि तकदीर शिकन क़ुव्वत बाकी है भी उसमें, नादा जिसे कहते हैं तकदीर का ज़िंदानी। तो लेकिन यह कि उसने बेनकाब किया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद, चूँकि सरकार की अपनी रिपोर्ट थी, सरकार ने उसमें काफ़ी स्टेप्स लिए और मैं समझता हूँ ले रही है, और उसको बेस बना करके हम लड़ भी रहे हैं। उससे बड़ा हमको फ़ायदा पहुँच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी कायम की गई है, तो क्या इस मिनिस्ट्री के क़याम में कहीं ना कहीं हमें जो आइन में हुकूक मिले हैं वो हिस्सा भी शामिल है, और इस मिनिस्ट्री के कायम होने से अक़लियतों के किस तरीके से हुकूक मिल रहे हैं या इससे क्या फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल में यकीनन जब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं थी तो आदमी इधर उधर भटकता फिरता था। जब से मिनिस्ट्री कायम हुई है, अब ठीक है कोई डिपार्टमेंट नया बनता है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें कमियां रहती हैं, तो कोई दूसरा जब टर्म आता है तो कुछ उसमें चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से मेरा अपना ख्याल है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो अब धीरे धीरे इफेक्टिव हो रही है, और जो अभी के रहमान खान को बनाया है तो मैं समझता हूँ एक अच्छी चॉइस है, और वो काफ़ी इस मामले में पहले भी फाल रहे हैं और माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से इश्यूज़ उठाते रहे हैं, लड़ते भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी एक अच्छे शख्स का इंतखाब हुआ है और वो अच्छा काम इसमें करेंगे, और मैं देख रहा हूँ कि कर भी रहे हैं। फैज़ान साहब, एक चीज़ और वो शायद आखिरी हो कि जिस तरीके से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से अक़लियत अपने मसाइल में घिरी हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरीके का पैगाम पूरे कौम को, पूरी अक़लियत को देना चाहेंगे कि वो अपने हुकूक़ को जानें, अपने हुकूक़ को हासिल करें ताकि वो अपने मसाइल से निकल सकें? क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अक़लियतों के ताल्लुक़ से जब बात होती है तो ये बात सही है कि आर्टिकल 29 और 30 में एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज़ के लिए ये बात रखी गई है हिंदुस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। लेकिन जो पूरा फंडामेंटल राइट्स है वो भी सभी के लिए है, अक़लियतों के लिए भी है। तो इस मुल्क में अक़लियतों को ये बात ख़ास तौर पर याद रखनी चाहिए कि वो उनका राइट तो दिया हुआ है, लेकिन उनको कहीं पर किसी भी अख्तियार से उनको रोका नहीं गया है। जो हमारे दूसरे अक्सरियत के जो भाई हैं, उनके जो अख्तियारात हैं वही हमारे अक़लियत भाइयों के भी हैं। तो एक तो ये समझ लें कि जो उनके अख्तियारात हैं वो हमारे अख्तियार हैं, और पूरे हिंदुस्तान के शहरी के हुकूक बराबर हैं। इसका प्रोटेक्शन जो है आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, आर्टिकल 15 में दिया हुआ है, 21 में दिया हुआ है, और 25, 26, 27, 28 ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें मज़हब के ताल्लुक़ से पूरी फ्रीडम है। चाहे वो अगर फ्रीडम ना होती तो फिर अक़लियत अक्सरियत की बात नहीं है। हिंदू मज़हब को भी आज़ादी है, मुसलमान को भी आज़ादी है अपने मज़हब पे चलने की, अपने मज़हब को के बात करने की, अपने मज़हब की गैदरिंग करने की, मतलब जहाँ पर कोई जो प्रदर्शन वगैरह होते हैं तमाम चीज़ों के लिए। आर्टिकल 29 और 30 तो ख़ास तौर पर अक़लियतों के लिए है, जिसमें उनके ये है कि मज़हब की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, सेक्स की बुनियाद पर कोई वो इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, और न कि एडमिशन में। और ये जो आर्टिकल 30 है इसके तहत कि अपने अदारे काम कर सकते हैं, चला सकते हैं, तालीम में आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़रूरत जो बुनियादी तौर पर है, ये जो NGOs हैं उनको बुनियादी तौर पर ये काम करना चाहिए कि लोगों को ये बताएं कि भाई ये जो अख्तियार आपका है इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए, और कहीं पर कोई रुकावट आपके लिए नहीं है। आप अक़लियत होने के वजह से एहसास से कमतरी के शिकार ना हो, बल्कि बराबर आप करें। ठीक है, कुछ लोग हिंदुस्तान में इस तरह की बात करते हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी अपने पॉलिटिकल मुफाद के लिए, इसलिए कि वो अपनी रोटी वहाँ सेकना चाहते हैं। लेकिन वाक़या है कि हिंदुस्तान का आइन की नज़र में सब के सब बराबर हैं। हिंदुस्तान के आइन का जो प्रीएम्बुल था, प्रीएम्बुल में इत्तेफाक से जब वो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें था कि हिंदुस्तान जो है एक सॉवरेन और डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। उसके अंदर सेकुलर और सोशलिस्ट मौजूद नहीं था, लेकिन 42वां अमेंडमेंट जो है 1976 में किया गया, और आज हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बुल है उसमें सेकुलर
और सोशलिस्ट, ये दोनों जोड़ दिया गया है कि हिंदुस्तान अब एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक होगा। फैज़ान साहब, ज़ाहिर है कि हम अक़लियतों के हुकूक़ पर बात कर रहे थे और आपने जो भी जवाबात दिए हैं वो बहुत काबिल क़द्र, काबिल गौर हैं और हमें उम्मीद है कि आपके जवाबात से पूरी कौम, पूरी अक़लियत फ़ायदा उठाएगी और वो अपने हुकूक़ को जानेगी और उस पर अमल करेगी ताकि वो अपने हुकूक़ को हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़ेड के फैज़ान साहब जो हमसे बात कर रहे थे अक़लियतों के हुकूक़ पर। ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम से हमारे नाज़रीन को और अक़लियतों को मुफीद फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, देखा आपने गुफ्तगू के तहत जनाब ज़ेड के फैज़ान साहब से हमारे रिपोर्टर की ये गुफ्तगू, जिसमें बहुत ही तफसील से माहिर क़ानून बता रहे थे कि अक़लियतों के हुकूक़ क्या हैं और उन हुकूक़ का इस्तेमाल अक़लियतें किस तरह से कर सकती हैं। लेकिन नाज़रीन, इतना सब कुछ जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, यानी माहिर क़ानून ने जो बात की वो हम तक पहुँची, हमारी बहुत सारी बातें आप तक पहुँची और हमने बहुत बारीकी से और गहराई से जाना कि अक़लियतों के हुकूक़ क्या हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हमारे जहन में बाकी हैं अक़लियतों के हुकूक़ के सिलसिले में कि किस तरह से उन हुकूक़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं आईन हिंद के दायरे में, उसकी रोशनी में। और बहुत सारे सवाल हमारे क़ानून के उन तालिबे इल्मों के जहन में भी हैं जो कि इस वक्त क़ानून की पढ़ाई में मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं, लेकिन उनके सवालात के जवाब दे रहे हैं सीनियर एक्सपर्ट, सीनियर एडवोकेट्स। आइए जानते हैं कि उनके क्या सवाल और क्या हैं उनके जवाबात। मेरा नाम नादिया हुसैन है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि क्या एक माइनॉरिटी से जुड़े मुकदमे को क्या एक माइनॉरिटी वकील ही बाखूबी पेश कर सकता है? मैं नहीं समझता ऐसा कि किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले कोई लॉयर ही किसी माइनॉरिटी के इशू को बेहतर तरीके से कोर्ट में पेश कर सकता है। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारे काबिल वकील और लॉयर और जूरिस्ट हैं जो कि माइनॉरिटी के इशू को बहुत अच्छी तरह से वो पहचानते हैं, जानते हैं और उनको रख सकते हैं। जस्टिस सच्चर का ही अभी आपने नाम लिया, उनकी जो स्टडी है इक़्तिसादियात के ऊपर मुसलमानों की और उनकी जो इकनॉमिक पोजीशन है और एजुकेशन है और जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर मैं समझता हूँ बहुत गहरी नॉलेज और बहुत गहरी उनकी स्टडी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के इशू को बहुत एक डीप स्टडी रखते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज़ से इशू से ताल्लुक़ आपका ये हो सकता है कि जैसे कि फ़िक़्ह और शरीयत से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि निकाह का हो सकता है, डाइवर्स का हो सकता है, विरासत का हो सकता है, या और भी इस किस्म के जो इश्यूज़ जो बेसिक तौर पर फ़िक़्ह और शरीयत के दायरे में आते हैं। मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत सारा लिटरेचर है जिसको सभी लोग पढ़ते हैं। और जो माइनॉरिटीज़ का ये एक अजीब सा है कि एक शख्स जो है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है वो लॉयर, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन और क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है। सभी लोग वही लॉ हैं, वही फ़ैसले होते हैं और सभी लोग उसको बराबरी से पढ़ते हैं। और किसी की भी इसमें डिपेंड ये करता है कि किस लॉयर की बेहतर उसमें स्टडी है, किस लॉयर की बेहतर उसमें उसने उसको पढ़ा हुआ है और उसमें कितना डीप तक वो गया हुआ है। इस पर मैं समझता हूँ मुनसर करता है। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मैं फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया में 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या हर वकील कानूनी नुक्तों, पॉइंट्स को अपने हिसाब से एनालाइज कर सकता है, और अगर कर सकता है तब इसका असर फैसलों पर कैसा पड़ता है? ज़ाहिर है एक वकील का जिस डिफरेंट आस्पेक्ट से किसी केस को देखता है, मुख्तलिफ तनाजुर में जो उसकी स्टडी करता है, उसका असर तो फैसले के ऊपर पड़ेगा कि वो उन फैक्ट्स को वो अदालत के सामने ला सकता है। और हर शख्स का, हर वकील का एक सबसे पहला एक जो कर्तव्य होता है कि किसी केस को उसको डिफरेंट आस्पेक्ट से देखे, यहाँ तक कि उस आस्पेक्ट से भी पहले देखे जो उसके ख़िलाफ़ जाते हैं, जो उसके ख़िलाफ़ केस पॉइंट्स जाते हैं, उस आस्पेक्ट से देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये मालूम होना चाहिए कि उसका मुखालिफ लॉयर किन पॉइंट को रेस कर सकता है और उसके जवाबात उसके पास तैयार होने चाहिए। तो मुख्तलिफ आस्पेक्ट से देखना, अलग अलग तनाज़ुर से देखना, ये तो एक केस की एक गहरी स्टडी के लिए ज़रूरी है। किसी भी केस को जब एक वकील स्टडी करता है और उसके कानूनी नुक्तों को गहराई से देखता है,
वो वकील उसको किस तरह देख रहा है ये एक अलग सवाल है, लेकिन उस देखने को वो सामने बैठे हुए जज को किस तरह दिखा रहा है ये दूसरी बात है। अगर उस जज को वो उसी तरह दिखा पाने में कामयाब होता है जैसे खुद देख रहा है, तो यकीनन फैसला उसके ही हक़ में जाएगा, क्योंकि एक वकील एक जज की मदद करता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए, और जब वो किसी इंस्टीट्यूट का इंटरप्रिटेशन करता है तो वो करने में कितना अहल है और कितना कन्विंस कर पाता है जज को। अगर उसको इसके ऊपर पूरी उसकी पकड़ है तो फैसला यकीनन उस वकील के हक़ में ही जाएगा। और ये वकील का काम ही ये है कि वो अपने नुक्ते नज़र को, अपने मतमे नज़र को जज तक इस तरह पहुंचाए कि वो ये कहने पर मजबूर हो कि वकील साहब जो बात कह रहे हैं वो सच है और सही है। यही आपकी कामयाबी की ज़ामिन है और ज़मानत है। कि एक वकील को बहुत ऑब्जेक्टिव होने की ज़रूरत है, उसको दाएं बाएं नहीं देखना है, कोई बायसेस नहीं रखनी है। तो क्यों हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि माइनॉरिटी का वकील ही माइनॉरिटी के केस को टेकअप कर सकता है। जब वकील साहब ऑब्जेक्टिविटी अपने में लाएंगे, उनके कोई बायसेस नहीं होंगे, तो वो फिर उनका फोकस रहेगा दुरुस्त और वो बिल्कुल ठीक ठाक केस में आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये, उनके अपने प्रेजुडिसेस जो हैं, वकीलों के भी प्रेजुडिस, इंसान है, प्रेजुडिसेस सब में होते हैं, जजेस में भी होते हैं, तो उन प्रेजुडिसेस को हमको पीछे हटा के काम करना पड़ेगा, अपना फोकस को दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी काम हम कोई भी क्लाइंट हमारे पास आया हम उसका काम बखूबी तरीके से कर सकते हैं। तो नाज़रीन, रूबरू के तहत अभी आपने देखा कि किस तरह से सीनियर एडवोकेट्स जवाब दे रहे थे कानून के तालिबे इल्मों के अक़लियतों के हुकूक़ इस मौजू पर। नाज़रीन, आज हमने बात की अक़लियतों के हुकूक़ की, बहुत तफसील से जाना कि हमारे हक़ क्या हैं, यानी अक़लियतों के हुकूक़ क्या हैं, कानून उन्हें किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और किन किन बारीकियों को महसूस करके, जान करके हम फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना हक़ हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था इंसाफ का दरवाज़ा का आज का शुमारा, जिसमें हमने बात की अक़लियतों के हुकूक़ की। आइंदा शुमारे में एक नए मौजू के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दें।